नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, बॉलीवुड में एक जमात है, या यूं कहा जाए कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाली एक जमात है जो ओहदों पर बैठने का पूरा फायदा उठा लेती है। इसके बावजूद भी वो भारत को या यहाँ की सरकार को कोसने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही एक अभिनेता है नसीरुद्दीन शाह। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। अभी उनको मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में पहले बुलाया गया था, फिर किसी कारणवश वो न्योता कैंसिल कर दिया गया, तो उन्होंने सारी भड़ास पीएम मोदी पर निकाल दी। अंजू जी, अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, शायद ये जो गवर्नर साहब है आरिफ मोहम्मद खान, वो आरफा से इंटरव्यू उनका ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में देखिए बड़ी पाबंदी आ गई, हिंदुस्तान में जो है बहुत सख्ती हो रही है। उनका अगर आरफा आपको सख्ती देखनी है तो आप ज़रा अफगानिस्तान और सीरिया चली जाइए, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं उसका इंतज़ाम भी करा दूंगा, सीरिया या अफगानिस्तान। फिर आप बताइएगा कि हिंदुस्तान में ऐसी जो खसूसियत है या हिंदुस्तान में जो आज़ादी है, उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो एक तरफ तो आरिफ मोहम्मद खान साहब है और दूसरी एक्सट्रीम ऐसे नासिरुद्दीन शाह साहब। ऐसे नासिरुद्दीन शाह खाए हिंदुस्तान की, बहराइच इनकी पैदाइश, बहराइच के रहने वाले, और ये इन्होंने पूरा फिल्म इंडस्ट्री ने इनको 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड 3 बार मिला है, पद्मश्री पद्म विभूषण मिला है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में इनको मिली हैं, इन्होंने किरदार भी मिला है, अच्छा खासा इन्होंने कारोबार किया है। अब ये कहते हैं कि साहब हमें हिंदुस्तान में डर लगता है। अब पहले जो होती थी ना इत्तेफाकी 2 मिनट की होती थी, अब 24 घंटे की होती है। तो ताली तो श्रीमान जी दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं। आपने अपने बारे में जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि अगर कोई एक लफ्ज दिखा दे, पहले हम इसके आ जाते हैं मुंबई वाली घटना के ऊपर। सारा दारो मदार तो इसी घटना के ऊपर है। मुंबई यूनिवर्सिटी शायद 1 फरवरी के दिन एक जलसा कर रही थी, जश्न उर्दू। उसमें इनको पहले बुलाया, अक्सर होता है कि बुलाया जाता है, फिर या तो कैंसिल हो जाता है, या होस्ट को आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है कि आप बड़े अवांछनीय अनडिजायरेबल आदमी हैं, तो होस्ट फिर आपका जो न्योता है या इनविटेशन, उसको निरस्त करने का हक तो रखती ही है। लेकिन इनकी ठसक तो देखिए नसीरुद्दीन की, अगर आपने बुलाया है तो मैं आऊंगा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये हक आपको किसने दे दिया? आप दिमागी देखिए, बौद्धिक सामंतवाद तो देखें, इंटेलेक्चुअल फ्यूडलिज्म तो देखें आप, कि अगर आपने बुलाया है तो मैं आऊंगा जरूर, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर सोचा कि हमारी इज्जत इसमें है कि जिस आदमी ने इतनी आपत्तिजनक बातें की हैं, तो उसको हम नहीं बुलाएं, क्यों हम बिला वजह हरायता फैलाएं, क्यों हम अपने यहाँ अपनी फजीहत कराएं? भाई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट से ग्रांट लेती है, ऐसा कोई काम करें तो यूजीसी ही सवाल जवाब कर देगी। तो अब अंजू जी, इसमें हुआ क्या? जब इनका जश्न उर्दू में इनका इनविटेशन कैंसिल कर दिया गया, तब इनके लगता है कि दुम में लग गई आग। और दुम में आग लग गई, तब इन्होंने कहना शुरू किया हिंदुस्तान। जॉर्ज ऑरवेल एक आईपी अफसर से, उन्होंने एक किताब लिखी थी 20s में शायद, द एनिमल फार्म, कि यहाँ पर जो है दिमाग की स्क्रूटनी, जो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर भी पाबंदी है, हम क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर भी पाबंदी है। अभी तो आपकी मजबूरी है, इतना आप जो है भौंक रहे हैं, किसी ने आपको कुछ कहा और आप कह रहे हैं कि हाँ पाबंदी है। जब पाबंदी है तब तो ये आलम है, वरना यही जाकर के जरा पड़ोस के मुल्क में जाके कह करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका होगा क्या। वहां पर एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट इमरान खान वगैरह की दुर्गत तो देख लीजिए, आप हैं किस खेत की मूली। वहां पुराने जो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट बेनजीर का कत्ल हो गया, इमरान जेल में, उनके साथ जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं मैं कह नहीं सकता हूं। और आप हिंदुस्तान को कहते हैं अरे साहब यहाँ बहुत वो है, और यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है अकलियतों पे। अब इनकी जो इन्होंने आरोप लगाए कि हमने तो 10 साल में, इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम इसकी प्रशंसा करें, और हम दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु होंगे। आप कैसे विश्व गुरु होंगे जब आप बेगुनाह, आप सुनिए वही वाला जुमला, ये बेगुनाह स्टूडेंट लीडर्स को आप जेल में बिना मुकदमे के ठूस रहे हैं। संकेत किसकी तरफ समझ रही हैं? शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इनके ऊपर संकेत है। और आप कह रहे हैं सरकार जो है, आप ऐसे आदमी को तो शर्म आनी चाहिए कि सिमी के, और जो आप कहते हैं कि चिकन नेक हम काट देंगे, दिल्ली के दंगों में जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपको जो जश्न उर्दू में बुलाए, आपको तो जश्न उर्दू में नहीं,
आपके ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जहां जुलूस निकलता है, जहां पर जुलूस आप ऐसे लोगों का निकाला जाता है और बड़े खातिर तवाज़ुन के साथ जुलूस निकाला जाता है। आपने जिस बेहयाई के साथ शर्जिल इमाम और उमर खालिद की वकालत की और जिनको स्टूडेंट लीडर क्यों, और फिर कहते हैं कि जो गौ रक्षक हैं, जो और भी चोटी के अपराधी हैं, उनकी जमानतें हो जाती हैं। तो आप तो हमारे जुडिशियल सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बेल पुलिस ने तो दी नहीं, गवर्नमेंट ने तो दी नहीं, सरकारों ने दी है। एक और दलील अंजू जी ये देते हैं, हमारी हिस्ट्री की किताबों को उसमें रद्दो बदल किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो रद्दो बदल किया जा रहा है और कोई संशोधन किया जा रहा है, उसमें वो नहीं होना चाहिए। इन्हीं के कोई लगता है, ये जो मौसेरे भाई हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वाइस चांसलर रहे, एम्बेसडर रहे, ईरान के एम्बेसडर रहते हुए क्या क्या गुल खुलाए, उस पर तो अलग से आपके 2 शो करने पड़ेंगे। लेकिन बड़ी इनकी आलोचना हो कि इन्होंने वो काम किया कि ऐसे 2 दोस्त मिल जाए तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये जितने भी आपके आक्रांता थे, ये तो सब हिंदुस्तानी मवाली थे, जैसे लोधी, गजनी। तो लोधी कहां पर है? एनसीआर में कहां है? आपके पटपड़गंज के पास है। लोधी तो अफगानिस्तान की उस तरफ है। इसी तरह गजनी कहां पर है? गजनी क्या आपका जो है गुड़गांव में है क्या? इनको अपनी ज्योग्राफी ठीक कर लेनी चाहिए। हामिद अंसारी साहब को, ये कोई यहां हिंदुस्तानी नहीं था, ये सब बाहरी आतताई थे और बाहर से आकर के इन्होंने सोमनाथ का मंदिर लूटा और हिंदुस्तान को लूटा, और आप कह रहे हैं कि यही थे। ये कहना क्या चाहते हैं? इनका अभिप्राय क्या है कहना कि ये जो भी आतताई थे, आक्रांता थे, ये सब भारतीय थे? ये यही कहना चाहते हैं कि सब भारतीय थे, बाहर से कोई नहीं आया। उसमें इनकी बड़ी मुर्ची लगती है हामिद अंसारी वगैरह को। और हामिद अंसारी का वो इंटरव्यू देखने लायक था जो आरफा खानम ने लिया। दोनों एक दूसरे के आंसू पूछ रहे हैं कि अब जो है ये देश अब रहने लायक नहीं रहा और ये इसमें इस तरीके की बातें, इतना जुल्म हो रहा है और इस तरीके से। लेकिन नसीरुद्दीन शाह को इस फिल्म जगत ने कितना दिया। ये जो कह रहा है कि भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा, विश्व गुरु कैसे बन जाएगा, इसका तो ऐसा कोई काम है नहीं। 10 साल में ऐसा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया कि मैं इसकी कोई प्रशंसा करूं। आप ये देख लें कि दुनिया तो प्रशंसा करेगी और दुनिया प्रशंसा कर रही है। इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमिक स्टेटस हो गया है, हमारी इतनी कामयाबी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ गए, और कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जाहिर है कि जब इन्होंने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, वो मान्य नहीं रखते हैं आपके लिए। आपके भाइयों को 5-5 साल लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बनाया, वो आपके दिखाई नहीं पड़ रहा है। वाइस चांसलर एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 5 साल का बनाया, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो अंजू जी, ये सब तमाम चीजें अब आपने तय ही कर लिया है कि हमको ये सब नहीं देखना है, हमको केवल वही दिखाना है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। अब हमको डर लगता है भारत में। अब डर का तो इलाज और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था अंजू जी। लेकिन ये एक जो नैरेटिव सेट हो गया है, जो नैरेटिव सेट हो गया, अब हम बड़े, ये आमिर खान भी दूसरे हैं, आमिर खान भी ऐसे ही डायलॉग बोलते हैं, अब हमें डर लग रहा है। आमिर खान की कितनी शादियां हुई हैं, आप देखिए, इनकी भी एक विशेष, इनकी एक रुचि रहती है कि अपने मजहब में शादी न करके दूसरे के मजहब में शादी करना। ये भी दिखाता है कि आपकी शौकीनियां जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। खैर, ये इनका व्यक्तिगत निर्णय था, जिन्होंने शादी की, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। लेकिन आप इनकी भाव भंगिमा और इनका नेचर, इनके व्यक्तिगत जीवन के बाद अगर आप देखें कि इन्होंने बातचीत से और अपनी जुबान से वो ऐसा कोई बिंदु छोड़ा नहीं कि हमारा समाज आहत ना हो, हमारे समाज के ताने बाने को आपने तोड़ने की कोशिश न की हो। आपने एहसान फरामोशी के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जी। अगर हामिद अंसारी के ऊपर आप आ जाएं तो एक शब्द आजकल ये लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। अब मेजोरिटेरियनिज्म माने बहुसंख्यकवाद। अब लोकतंत्र में तो जिसकी जो बहुसंख्यक होगा या जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे तो उसी की तो चलेगी। ये तो नहीं हो सकता है कि वोट में, बैलेट में इलेक्शन जीते बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर बन जाए जो है तुम्हारा एआईएमआईएम का। ये तो नहीं हो सकता है। तो जिसको आप बहुसंख्यकवाद कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया आप चाहते क्या है? कि इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है।
आपके दो जुमले कह दें कि ये बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए? क्या शरीयत से आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि शरीयत के हिसाब से देश चले? तो वो तो होने वाला नहीं है। आप क्या चाहते हैं गजवाए हिंद हो जाए? वो भी नहीं होने वाला है। तो फिर होगा क्या? आप इनको ये बताइए कि इनकी जो शरारतपूर्ण टिप्पणी है, देश में आजकल मेजॉरिटेरियनिज्म के बहुसंख्यकवाद है, तो क्या वाद होना चाहिए? अल्पसंख्यकवाद होना चाहिए। सर, ताज्जुब इस बात का होता है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद का पूरा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट में खोल कर रख दिया था दिल्ली पुलिस ने। वो वीडियो दिखाए गए थे, सब जगह वो वीडियो मौजूद है। क्या नसीरुद्दीन शाह ने वो वीडियो नहीं सुने? क्या उनको नहीं समझ में आया कि चिकन नेक क्या है? कैसे उसको काटने की बात हो रही थी? कैसे शर्जिल इमाम अपने वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को टीका टिप्पणियां कर रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था? उमर खालिद ने क्या किया था दिल्ली दंगों में, कुछ याद नहीं है उनको। उनको सिर्फ अपना मजहब याद आता है, अपने लोग आते हैं। सर, इतनी तकलीफें तो किसने रोका है बॉर्डर पार जाने से? किसी ने रोका है, और जितने जल्दी जाएंगे उतनी कृपा करेंगे अपने ऊपर। हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं थी ऐसे थर्ड क्लास लोगों की, जो कि खाए यहाँ का और गुणगान गाए दूसरे के, और ये कहें कि हम बहुत असहज हैं, हमारे ऊपर बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, और ये वो देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो किसने रोक रखा है? सैकड़ों लोग, हजारों लोग जाते हैं दूसरे देश के नागरिक। आप भी लीजिए, जाइए, प्रस्थान कीजिए, और जल्दी जल्दी शुभस्त शीघ्र से। गौरक्षक है या इस तरीके के जो तत्व हैं, वो तुरंत जमानत पा जाते हैं। तो जमानत पुलिस ने तो दी नहीं, जमानत तो न्यायालय ने दी है, और किन परिस्थितियों में दी है, ये चीज आप जा करके न्यायालय से पूछे जा करके। आपके पास तो पैसे कमी नहीं है, एक वकील खड़ा कर दिए, जमानत निरस्त करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं। लेकिन टीका टिप्पणी करने में कोई किसी से अंजू जी पीछे नहीं है, और यही हमारी पीड़ा है कि इस देश में रह करके आप जो है गुणगान दूसरे का करते हैं, और कोई ना कोई बिंदु निकाल के न्यायपालिका पे आपको विश्वास नहीं है, आपको संसद पे विश्वास नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है। तो विश्वास किसको? आपके ऊपर है, शरीयत के ऊपर, शरिया के ऊपर केवल। तो वो तो होने वाला नहीं है। अगर शरिया से इतना लगाव है तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा कहीं पाकिस्तान या कहीं सऊदीया वगैरह जाना पड़ेगा। यहां तो नहीं होने वाला है कुछ। हमारा देश तो संविधान से चलेगा। और इन लोगों की जो छोटी सोच है, इससे है, जैसे मैंने बताया कि बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरिज्म, तो मेजोरिटेरिज्म नहीं रहेगा तो क्या आपका अल्पसंख्यकवाद रहेगा? एआईएमएम के हुकूमत ले आए, या हम उनकी ले आए, किसी और थर्ड क्लास पार्टी की? आप चाहते क्या है? सर, ये लोग, आप सोचिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उस पर एक टीका टिप्पणी नहीं करते। उस पर जुबान बिल्कुल सिल जाती है। लेकिन देश के अंदर कितने आराम से अभिव्यक्ति की आजादी इनको मिली हुई है, जो बोलना है वो बोल रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह का जहर सोसाइटी में घोलते हैं। तो यानी कि अपनी ही जमात के लोगों को भड़काते हैं ना सर, ये देश की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। क्योंकि इनकी तो चलती है, तो बड़े स्टार हैं, इनको लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो जो ये बोलते हैं उसका अनुसरण भी तो करते हैं ना लोग। फिर तो जो मस्जिदों से पत्थर फेंकते सर, वो इनके जैसे लोग हुए ना। फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? आप देखिए कि जिस तरीके की बातें ये करते हैं, तो बिल्कुल जिहादियों का जो नैरेटिव होता है, उसी को ये भी फॉलो कर रहे हैं। अरे साहब, हम बड़े सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। फिल्में आप ऐसी बनाएंगे जिसमें हिंदुओं की निंदा की जाए, जिसमें सनातन के ऊपर आक्षेप लगे। बातचीत और व्यवहार आपका ऐसा कि आप पूरी तरीके से, ऐसा लगता है कि जैसे हिस्ट्री रीराइट की जा रही है। क्या हिस्ट्री गलत रीराइट की जा रही है भाई? हिस्ट्री में अगर कोई त्रुटि आ गई थी, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स आपके आसाम के हैं, चोला वंश है, उसकी चर्चा नहीं की गई। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, उसकी कोई चर्चा हुई नहीं। तो अब अगर उसको नहीं रखा जाएगा, कश्मीर से बड़ा नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। लेकिन वही है कि ये सेक्युलर लोग, इन्होंने एक शब्द कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बारे में एक नहीं कहा। और कैसे कहेंगे? क्योंकि इनका सच नैरेटिव है, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। मेजोरिटेरियनिज्म, याद रखिएगा ये शब्द, बहुसंख्यकवाद। अब जब वोटिंग के तरीके से बहुसंख्यकों को ही, तो जिसकी बहुसंख्या होगी उसी की सरकार बनेगी, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि जैसे कि जल्द से जल्द अल्पसंख्यकवाद आ जाए। अभी तो बहुतों ने कहा कि हाँ, यहाँ पे जो भी खाद खनिज पदार्थ और जो भी रिसोर्सेज हैं वो अल्पसंख्यकों के हैं। एक प्रधानमंत्री ने तो झंडा गाड़ ही दिया था करीब करीब कि अल्पसंख्यकवाद का। तो ये चाहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री भी हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके की बेहूदगी की बातें, इनके दिमाग की जहनियत, ये दिमाग का कीड़ा और ये दिमाग का कैंसरस वायरिंग, ये सब यही दिखाता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फोड़े का मवाद है ये बाहर आ गया। जो जश्न उर्दू के आड़ में था ये तो बाहर आ गया और कल ही खुल गई नसीरुद्दीन शाह की। और नसीरुद्दीन शाह की क्यों, हामिद अंसारी की पहले खुल गई थी, नसीरुद्दीन शाह की अब खुली है। और वैसे भी इन लोगों की, आमिर खान वगैरह की, ये ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर कोई एतबार कर सके। बेहतर होगा कि इनके एंटीसीडेंट्स को चेक किया जाए। सब अपने को बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं, लेकिन आर्टिस्ट के पीछे जो खोखलापन है, दिमागी दिवालियापन है, सामंती सोच है और संकीर्णता की सोच है, उसके ऊपर भी एक अंकुश और ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। सर बॉलीवुड में अभी ए आर रहमान भी तो यही फरमा रहे थे, जब उनको काम नहीं मिल रहा है तो कह रहे थे कि माहौल बदल गया है और इस माहौल में मुझे काम नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, इतने कामयाब है वो इसी देश में रहकर, और अब सवाल उठा रहे हैं। देश तो बदलता रहता है ना। कभी एक जमाना था कि जब पॉप और रॉक होता था, बीटल्स होते थे, नील डायमंड होते थे। कभी आपका क्लासिकल हिंदी म्यूजिक होता था, राग दरबारी और राग मल्हार पर, उसके ऊपर जो गाने बनते थे वो लोकप्रिय होते थे। अब तो जो पंजाब का रॉक और पॉप है वो बहुत लोकप्रिय हो गया। अब इसमें आप कह दें कि साहब अब तो देश की में जो है विष घुल गया है, विषाक्त हो गया है वातावरण। यह आप अपने को आप ढाल नहीं पाए, समय के साथ अपने को विकास नहीं किया। आपने नई चीजों की तरफ आप आगे बढ़े नहीं। तो हर चीज की एक मियाद होती है। आपके गाने बड़े लोकप्रिय थे, आपको इतने अलंकरण मिले, आप अरबों खरबों पति बने, आपका एक नाम हो गया। आज आप कह रहे हैं कि ये संकीर्णता आ गई समाज में। नैरेटिव वही है, आप चाहे ये ए आर रहमान हो, नसीरुद्दीन शाह हो या कोई भी हो, संकीर्णता का एक पुट सबके पीछे है। सर ऐसे लोगों का क्या इलाज हो सकता है सर, जो पूरी कामयाबी जिनको मिली फिल्मों में, पैसा उन्होंने यहाँ से कमाया, यहाँ के लोगों ने तो भेदभाव ही नहीं किया कि ये फिल्म स्टार मुस्लिम है या हिंदू है, इसकी फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तब तो गंगा जमुनी तहजीब थी, लेकिन अब क्या फूट रहा है, अब कौन सी तहजीब सामने आ रही है? तो ऐसे लोगों का क्या इलाज हो सकता है सर? सामाजिक बहिष्कार। और इसलिए समाज को मेरा आह्वान होगा, ऐसे लोग जो भारत के बारे में, और इनका ठसक तो देखिए नसीरुद्दीन शाह की, कि मैंने देश के विरुद्ध अगर एक शब्द कहा हो तो मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में, और तुम क्या कहोगे? न्यायपालिका के बारे में प्रश्न चिन्ह तुमने उठाया, शरजील इमाम और उमर खालिद की वकालत तुम कर रहे हो। 10 साल में हमारी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सरकार की तो छोड़ दो, क्या ये राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं है? सरकार के आड़ में तुम देश और राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हो, और क्या चाहते हो? और तुम्हारी, इससे ऊपर तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम कुछ कर सको, ये भी बता दूं। इसके ऊपर इनकी औकात भी नहीं है, और करेंगे तो ये भी वहीं चले जाएंगे जहां शर्जिल इमाम और जहां पे उमर खालिद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, कि ये चाहे किसी भी बड़े ओहदे पर चले जाएं, लेकिन एक जो अंदर से सोच होती है वो नहीं बदलती है। तो ऐसे में पत्थरबाजी करने वालों और इनमें कोई फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। नसीरुद्दीन शाह को पलट कर देखना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं। इस देश के लोगों की बदौलत ही यहां तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान के गुणगान गाकर नहीं पहुंचे हैं। और अगर तकलीफ है उनको कि यहां पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो दरवाजे तो खुले सर, वीजा लेकर वहां चले जाना चाहिए, उनको पता चलेगा आटे दाल का भाव। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके दर्शकों को मेरा आह्वान है, जागरूक रहें और जो आस्तीन के सांप हैं उनसे सावधान रहें। जय हिंद। बिल्कुल सर, उनसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। थैंक यू।